हम जिस शॉर्ट केस को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्कीम को डिस्कस करेंगे, वो है प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, उसको हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास जो पेशेंट है वो है लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, पहले मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं ये प्रिज्यूम कर लेती हूँ कि चूंकि आपने एफसीपीएस का इम्तिहान देना है या एमआरसीपी बेसिस का इम्तिहान देना है, तो यू शुड बी एबल टू पिक द फाइंडिंग्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन आपने पिक कर ली, वो लेफ्ट साइडेड थी। अब आपने रिलेवेंट एग्जामिनेशन करना है और ये देखना है कि इसकी मोस्ट लाइकली वजह क्या हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है वो ये कि प्लूरल इफ्यूजन की कॉजेस क्या होती हैं, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं। तो वो क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, उसमें ट्रांसुडेटिव आ जाता है और उसमें एक्सुडेटिव आ जाता है। ट्रांसुडेटिव के अंदर आ जाता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, और एक्सुडेटिव में आ जाती है ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें एसएलई और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाइपोथायरायडिज्म, मीक सिंड्रोम एंड निमोनिया। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम जो है वो एक एक जो साइन है वो इंसर्ट करेंगे मरीज पर और रूल इन या रूल आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें कमांड आएगी प्लूरल इफ्यूजन में वो होगा कि एग्जामिन द बैक ऑफ द चेस्ट एंड डू द रेलेवेंट। तो बैक ऑफ द चेस्ट पहले आपने एग्जामिन करनी है और उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में आपको क्या नजर आएगा, ऑब्वियसली जिस साइड की इफ्यूजन होगी वो हिस्सा कम मूव कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या वहां पर आपको इंस्पेक्शन पे आपको हो सकता है कि कोई बैंडेज नजर आ जाए या कोई एस्पिरेशन मार्क्स नजर आ जाए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि शायद इस साइड की कोई प्लूरल इफ्यूजन है। और इंस्पेक्शन पे आप ये देखेंगे कि उसका स्पाइन कैसी है, उसकी शेप बैक के ऊपर से। इसके अलावा इंटरकॉस्टल रिसेशन वगैरह तो नहीं है, या कोई भी और पॉजिटिव फाइंडिंग अदर देन प्लूरल इफ्यूजन जो आपको लगे कि देखनी इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, वो आप सारी देखेंगे। उसके बाद आ जाती है पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर जो है वो आपने पहले तो ग्रॉस पैल्पेशन करके देखनी कि किसी हिस्से पर टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं बनी हुई, स्पाइन की टेंडरनेस आपने चेक कर ली हुई। ठीक है, और पैल्पेशन के अंदर आपकी चेस्ट एक्सपेंशन आ जाती है जो कि 3 जगहों से आपने करनी, लोअर चेस्ट, मिडल एंड देन अपर चेस्ट। तो जिस हिस्से में प्लूरल इफ्यूजन होगी वहां पे चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। इसको आप हाथों से ग्रॉस भी कर सकते हैं, इंचिस टेप से आप प्रिसाइज भी इसको कर सकते हैं। वोकल फ्रेमेटस अगेन इट आल्सो कम्स इन पैल्पेशन, लेकिन हम इसको ओमिट कर देते होते हैं क्योंकि शॉर्ट केस में आमतौर पर उतना टाइम नहीं होता। क्योंकि वोकल रेजोनेंस आप कर लेते हैं तो वोकल फ्रेमेटस और रेजोनेंस की एक ही जितनी अहमियत होती है, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा उसके आप करो या ना करो, ओमिट कर दो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। देन कम्स परकशन। परकशन भी आपने बेसिकली जो है वो दोनों साइड्स पर करनी है, कंपेयर करना है। और परकशन आपको पता है प्लूरल इफ्यूजन में जिस जगह की इफ्यूजन होगी वहां स्टोनी डायल होगी। परकशन के बाद आपकी ऑस्कल्टेशन आ जाती है, और ऑस्कल्टेशन यू नो ऑल कि जिस एरिया में फ्यूजन होगी वहां पर ब्रेथ साउंड जो होगी दे वुड बी एब्सेंट, और इस तरह वोकल रेजोनेंस भी वहां पर डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, पैल्पेशन ही के अंदर अगर फ्रंट ऑफ चेस्ट को लिया जाए, क्योंकि इसमें तो कमांड बैक ऑफ द चेस्ट थी, अगर फ्रंट ऑफ द चेस्ट को लिया जाए या रेलेवेंट एग्जामिनेशन लिया जाए तो उसमें हम ट्रेकिया को देखते हैं और एपिक्स स्पीड को देखते हैं। तो अगर मैसिव प्लूरल इफ्यूजन होगी तो ट्रेकिया विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, इस तरह एपिक्स स्पीड भी दूसरी तरफ शिफ्टेड होगी। तो ये बेसिकली जो है ना आपकी ग्रॉसली जो कमांड है, मेन कमांड जो है वो उसमें आप ये चीजें देखते हैं। Examine the back of the chest and do the relevant inspection, palpation, percussion, and then auscultation. Once you have demonstrated this thing, कि इस patient को most likely pleural effusion है, यानी इसकी उस साइड पर चेस्ट जो है वो कम मूव कर रही है, percussion नोट स्टोनी डेल है, vocal resonance कम है, breath sounds absent है, तो most likely ये effusion है, बेस के ऊपर है, कोई ऊपर नहीं है, कि हम इसको ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर में भी तो ऑलमोस्ट यही फाइंडिंग आ जाती है ना। अगर आप देखें तो ट्यूमर विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस सेम होता है,
लेकिन इसमें आमतौर पे जो फ्लूइड होता है इट टेंड्स टू ग्रेविटेट ऑन द बेस, तो ट्यूमर जो होता है वो किसी भी जगह हो सकता है। सो एक दफा आपने जब ये देख लिया तो फिर हमने जंप करना है जो सेकंड स्टेप है, दैट इज द रिलेवेंट एग्जामिनेशन। एंड द रिलेवेंट एग्जामिनेशन इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका डीडी क्या है। अब उसका डीडी है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, उसका डीडी है सीकेडी, उसका डीडी है क्रॉनिक लिवर डिजीज, टीबी, मेलिग्नेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हाइपोथायरायडिज्म, मीक सिंड्रोम, निमोनिया। अगर आप इसको हार्ट से शुरू करते हैं तो हार्ट के अंदर जितने भी फीचर्स आ रहे हैं जिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के वो पहले ले लेते हैं। लेट्स से मेलिग्नेंसी को हम ले लेते हैं। मेलिग्नेंसी से रिलेटेड हार्ट में क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे? वेस्टिंग, क्लबिंग आ सकती है और वेस्टिंग हो सकती है। पैलर वेस्टिंग, पैनकॉस ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें आपके ये जितने भी C8T1 को ये डर्माटोम या ये वाला जो नर्व रूट होती है जिसको सप्लाई कर रही होती है हाइपोथैलेमस को, उसकी वेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है वेस्टिंग मिल जाए C8T1 के एरिया पर, आपको क्लबिंग मिल जाए, आपको पैलर मिल जाए, ठीक है। अगर अंडरलाइन COPD है उस मरीज को, फ्लैपिंग ट्रेमर आप चेक करेंगे, बाउंडिंग पल्स आपको मिलेगी, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सिस आपको मिल सकती है जो कि सिवियर एस्मा वगैरह के अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा हार्ट में रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर? CLD के फीचर्स, अच्छा, या हाइपोथायरायडिज्म के हवाले से लॉन्ग फिंगर्स हो सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या SLE रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट डिफॉर्मिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की होती है, यू नो दैट, कि उसमें आपके जो होते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और मिडल वाले जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टल वाले जो होते हैं वो स्पेयर्ड होते हैं, बटन ईयर डिफॉर्मिटी होती है, डी डिफॉर्मिटी होती है। और क्या होता है बताओ? डिविएशंस कौन कौन सी होती है? अल्नर डिविएशन हो सकती है। तो ये सारी डिविएशंस या डिफॉर्मिटी, आप गट रिंग मिल सकती है, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। तो अगर हाथ से हम स्टार्ट करें तो हमने वेस्टिंग देखनी है, हमने पैलर देखना है, हमने क्लबिंग देखनी है, हमने जॉइंट्स को देखना है, हमने फ्लैपिंग ट्रेमर्स को देखना है, हमने बाउंडिंग पल्स या पल्सस पैराडॉक्सिस को देखना है। अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज की वजह से वो ब्लू फ्यूजन है जो कि लेफ्ट साइडेड नहीं होती है, आमतौर पर राइट साइडेड होती है, तो स्टिग्मेटस ऑफ लिवर डिजीज भी हो सकता है, हमें वहां नजर आ जाए, यानी पामर एरिथीमा, डुप्लीकेटेड कॉन्ट्रैक्चर वगैरह, वो भी हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हाथ पर कोई और चीज जो इनमें से आपको लग रही हो कि हमने देखनी है? पल्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और एनीथिंग एल्स? फिर हाथ से अगर हम ऊपर की तरफ चले तो हमें क्या क्या मिलेगा? अगेन वही आप देख सकते हैं कि अगर ये राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन है, ट्रांसलेटिव लग रही है, तो स्टिग्मेटस ऑफ लिवर डिजीज आप देख सकते हैं, स्पाइडर नीवाई, टैटू मार्क्स वगैरह देख सकते हैं, आईवी नीडल मार्क्स आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। फिर मजीद अगर ऊपर आप चले जाओ तो लॉस ऑफ एक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर आपको मिल सकता है। यहीं पे आप लिम्फेडिनोपैथी देख सकते हैं मेलिग्नेंसी के हवाले से, कि अगर मेलिग्नेंसी है यानी कि CLN है तो आपको लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आप मजीद ऊपर चले जाए तो JVP, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर अगर उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन है तो आपको जुगुलर वीनस प्रेशर आपका रेज्ड मिलेगा, तो ये भी रेलेवेंट एग्जामिनेशन। यानी अब आप देखो एक तरतीब से आ रही, हाथ, पल्स, बाजू, एक्सिला, एक्सिला में हेयर देखे, लिम्फ नोड्स देखे हमने, अगर हमें कोई स्टिग्मेटस यहाँ मिल गए तो हमने चेस्ट भी देख ली, यहाँ भी स्पाइडर नीवाई देख ली है, गायनेकोमेस्टिया भी हमने देख लिया। अगर हमें राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन मिली है और हमें लग रहा है कि CLD की वजह से, अदरवाइज हम ऊपर चले गए, हमने JVP देखी कि कोई कार्डिक फेलियर वाला मसला तो नहीं है। फिर मजीद ऊपर हम गए चेहरे के ऊपर, वहां भी हमने पैलर देखा, हमने जॉन्डिस देखा, क्योंकि जॉन्डिस जो है वो आपका CLD में भी आ जाएगा, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में भी, कंजेस्टिव पेट्रोमेगैली की वजह से आपका जॉन्डिस आ सकता है। आंखों के नीचे पेरीऑर्बिटल पफिनेस देखी जो किडनी फेलियर में आ सकती है, तो वो भी रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो वो भी रेलेवेंट है। इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम इसमें आता है, पैनकॉस ट्यूमर,
अगर आपको नीचे CNT1 की वेस्टिंग मिल गई है तो भी, अगर नहीं मिली है तो भी आपने देखना है। आपने देखना है कि ऊपर लॉस ऑफ स्वेटिंग तो नहीं है किसी एरिया में, टोसिस तो नहीं है, क्यूसिस तो नहीं है, एनॉफ्थेल्मोस तो नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से ये सारे का सारा जो है वो आपका, फिर उसके बाद इन द एंड जब आप ये हाथ से चल रहे हैं, बाजू पे, एक्सिला पे, गर्दन पे, फेस पर, ये सारा आपने देख लिया है, तो यहाँ पर आप नेक के ऊपर थायराइड देख लें, यहीं पे लिम्फ नोड्स देख लें, बाकी के जो कंसिडरिंग मैलिग्नेंसी अपने ज़हन में रखते हुए। हार्ट को सुनने को गैलप रिदम वगैरह तो नहीं मिलता, पीछे बेसिस को सुन लें लंग्स की, कोई फाइन इंटरप्रिटेशंस तो नहीं मिल रही हैं। और मीक सिंड्रोम के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि लोअर एब्डोमेन में कोई या एब्डोमेन में कोई एसिडिटी तो नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग द सर्विस। एसवीसी और फ्रिक्शन के लिए स्टेंट्स भी देते हाँ, लेकिन एसवीसी में फ्यूजन कैसे आएगी? हैं। एक पेशेंट को अगर मैलिग्नेंसी है, उसने स्पीरियर वेना को अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उसका तो फील भी होगी, एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। मे बी दोनों चीजें इकट्ठी हो सकती। अब हम इसी स्कीम को अप्लाई कर लेते हैं मरीज के ऊपर, ठीक है? तो अब पेशेंट के ऊपर हम आ जाते हैं और पहले हम कर लेते हैं इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन। जो कमांड है यानी एग्जामिन द बैक ऑफ द चेस्ट एंड डू द रिलेशन। आप चौकड़ी मार के ऊपर बैठ उस तरह से। मेरा नाम डॉक्टर फराज सादिक है, तो मैं आपका मुआयना करूंगी, तो इजाजत है। अब अगर आप इसका जनरल इंस्पेक्शन करें तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, इसके चेहरे के ऊपर जरा फोकस करें कि ये पेशेंट जो है ये वेस्टेड है। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जाइगोमेट्रिक बोन्स जो है दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट, और इस तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा टेम्पोरल बोन्स जो है उसकी भी वेस्टिंग हुई है। प्लस अगर आप देखें तो ये आईवी लाइन जो है वो इसके बाजू के ऊपर है लेफ्ट साइड पे। तो ये जनरल आपने इंस्पेक्शन जो है वो लाजमी करनी है। कमीज अपनी उतार लेंगे। ये काम आप मरीज से इसलिए करवाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी मूवमेंट के ऊपर ब्रेथलेस हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपकी मदद कर दूंगी। अब अगर आप जरा क्लोज आ जाएं, जरा सा क्लोज आ जाएं, बैक पर आ जाएं, तो आप जरा इसको दिखाएं कि ये कितना ज्यादा पेशेंट जो है वो वेस्टेड है। इसकी रिब्स जो है दे आर सो मच प्रोमिनेंट, स्केपुला कितनी प्रोमिनेंट है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो है दे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो ये चीज शो कर रहा है कि इसको कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस या कोई भी क्रॉनिक डिजीज इसको है। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो आप ये अपना हाथ एक इधर इस कंधे पे रख लें और दूसरा हाथ जो है इस कंधे पे रखें। आप इस तरफ आ जाइए। सबसे पहले जो है वो हमारी इंस्पेक्शन होगी। जो इंस्पेक्शन है वो हमने पहले साइड पे से करनी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखना है कि शेप ऑफ द चेस्ट, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, एनी डिफॉर्मिटी, ठीक है, और एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, स्पाइन को हमने देखना है, और पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन से पता नहीं मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी हमने इसका देखना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमने देखी, ट्रांसवर्स डायमीटर देखा, ये एंट्रोपोस्टीरियर देखा। आमतौर पे सीओपीडी के अंदर या स्मोकर्स में जो होता है ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर जो होता है वो बराबर हो जाता है बैरल शेप चेस्ट में, तो वो हमने देखा। लंबा सांस लें, हमने देखा कोई इंटरकॉस्टल रिसेशन तो नहीं है, तो इंटरकॉस्टल रिसेशन हमें मिल रही है इसमें, ठीक है। हमने देखा कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है चेस्ट की, डिफॉर्मिटी हमें नहीं मिली, हमें बैंडेज भी लेकिन कोई नहीं मिली, हमें कोई एस्पिरेशन मार्क्स भी कोई नहीं मिली। अब उसके बाद आ जाती है आपकी पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर आपको कहीं दर्द हो तो आपने बताना। हमने ग्रॉस पैल्पेशन जो है वो इसकी करनी, साथ हम मरीज को देखते जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की तो नहीं है, ठीक है। पेशेंट आपका फीवरिश लग रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये चीजें भी आपने देखनी है। उसके बाद जो है पैल्पेशन ही के अंदर आपने चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो करनी, लंबा सांस लेना है आपने, लंबा सांस, ठीक है। पहले लोअर चेस्ट, मिडल,
और उसके बाद एपिकल लंबा सांस, ठीक है। इसी को आप कंफर्म कर सकते हैं इंचेस टेप से कि कितनी एक्सपेंशन इसकी होती है। ओवरऑल रिड्यूस तो नहीं है, कितनी होती है? अच्छा, और अगर आपका सीओपीडी होगा तो काफी कम हो जाएगी। तो हमारे पास असूलन इंचेस टेप होना चाहिए जो हम निप्पल के लेवल के ऊपर जो है उसको करते हैं। उसके बाद पैल्पेशन, अब इसमें वोकल फ्रेमेटस भी आ जाती है, लेकिन वोकल फ्रेमेटस अगर आप ओमिट भी करते हैं तो खैर है, क्योंकि रेजोनेंस आपने बाहर नहीं करनी। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है परकशन। ये मैं अपनी उंगली पर मारूंगी, आपको तकलीफ नहीं। तो ये आपने जो है वो एपिकल एरिया पर करनी है। आप जरा इधर से क्लोज आ जाएं, इस साइड पे। ये एपिक्स, ठीक है। उसके बाद हाथ जरूर, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से बतदरीज आपने बाहर आते जाना है और नेवर फॉरगेट टू परकस एक्सिलम। ठीक है, ये आपने जो है आपकी परकशन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाती है ऑस्कल्टेशन। कहना है मिस्टर लंबा सांस लें, फिर ठीक है, 1 2 3 बोले। ठीक। अब एक तो मेरी साइड गलत है, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। राइट साइड पे होना चाहिए पेशेंट को। दूसरा, सम और अदर या तो इसकी प्लूरल इन्फ्यूजन उन्होंने टैप कर ली हुई है या क्या किया हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन इसमें वो टिपिकल फाइंडिंग्स नहीं आ रही जो कि प्लूरल इन्फ्यूजन में होती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि वो फाइंडिंग्स क्या होती हैं, फिर से रिकैपिचुलेट कर दूं कि उस साइड पे चेस्ट कम मूव कर रही होती है, उस साइड की वोकल फ्रेमेटस और रेजोनेंस डिक्रीज होती है, उस साइड के ऊपर ब्रेथ साउंड्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, उस साइड पर परकशन नोट जो होती है वो स्टोनी डाल होती है। अब आ जाता है आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन। रेलेवेंट एग्जामिनेशन का मतलब हम साइड करेक्ट कर लें तो बेहतर है। थोड़ा सा बेड को इस तरफ करें, आप सामने आ जाएं। So you should be on the right side. That was my basic mistake. वो आपने करेक्ट कर लिया। अब जो इसके रिलेवेंट एग्जामिनेशन है उसके अंदर हमने हाथ से शुरू करना है, ठीक है जी। हमने हाथ को देखना है, हमने सबसे पहले उसके नेल्स को देखना है। हम ये देखेंगे कि एंगल जो है वो उसका ठीक है या नहीं है, या तो उसके ऊपर पेपर रख लेंगे, या अगर पेपर नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि दोनों नेल्स को इसको मिला के ऐसे चेक कर ले कि इसमें एक रोम्बाइड स्पेस बनती है नहीं। इस तरह इसको इधर कर लें ऐसे, और इधर से और ये नंग जोड़ेंगे ना एंड जोड़ेंगे, ठीक है। तो रोम्बाइड स्पेस आपने देख लेनी है कि वो बनती, अगर वो बन रही है तो इसका मतलब क्लबिंग नहीं है। फिर उसके बाद आपने ये देख लेना है वेस्टिंग तो नहीं है, पैलर पामर एरिथीमा डुपिटन कॉन्ट्रैक्चर जॉइंट्स, ठीक है, दोनों साइड्स के आपने देख लिए। कोई गटरिंग वगैरह तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पल्स बाउंडिंग तो नहीं है। वो सारी देखने के बाद आप देख लेंगे कोई और चीज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हो, कोई स्पाइडर लिवाए, कोई और चीज जिससे कि प्लूरल फ्यूजन का कुछ तायन हो सके। उसके बाद आप मजीद आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद आप लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर को देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे यहाँ पर,
ठीक है, गायनेकोमेस्टिया के लिए हल्का सा मैं इधर ऐसे डिस्क जो है उसकी पैल्पेट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे, जहां आपने चेक करनी है जेबीपी। जेबीपी के लिए कैसा एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री। ये होता है 45, ये ऐसे हो जाएगा, चेक करें, हो जाए। थोड़ा सा आप उठा के रख लो ना थोड़ी देर। अच्छा, 45 डिग्री के ऊपर जो है वो आपने इसका चेक करना है जेबीपी। देन यू वुड कम अप, ऊपर देखें, यहाँ एनीमिया देखना है, नीचे देखें, यहाँ जॉन्डिस देखना है आपने, ठीक है। यहीं पर आपने जो है वो हॉर्नर के लिए वो चेक कर लेना, स्प्लिटिंग टोसिस नहीं है कोई, और टॉर्च लीजिएगा, इसकी पिपल पे चेक कर लेते हैं, और मियोसिस सामने देखिए, सामने देखिए, ठीक है। ये आपने उसका मियोसिस चेक कर लिया, थूक लगाओ, थूक निकलो, थायराइड आपने चेक कर लिया, और उसके बाद आप यहाँ पे उसके लिम्फ नोड्स चेक कर लें कि अगर कोई मैलिग्नेंसी है वो और एक्सिलरी गिला चेक करनी है। यहीं पर हमने पेरिऑर्बिटल पफिनेस भी चेक की थी, या माइंड भी। पिटिंग एडीमा, ग्रॉस एसाइटिस अगर आपको लग रही है तो आप इसमें फ्लूइड थ्रिल भी उसकी चेक करवा लेंगे अगर आपके पास टाइम बचा है। जोर से रखिए, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन के लिए हार्ट को हम सुन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको जेबीपी मिली है तो देन यू कैन सी कैप्रिकॉर्डियम कैसा है, पैरास्टेरल नीफ, हेपेटोमेगेली, और ये आपको ये स्कार मार्क भी यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू मेक योर स्कीम। ये इसका जो स्कार मार्क है मोस्ट लाइकली कोई पिट्टे का ऑपरेशन हुआ। तो आपको फिर से एक रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। हमने इधर से शुरू किया हाथों से, हमने इसकी क्लबिंग देखी, हमने इसका पैलर देखा, हमने यहाँ वेस्टिंग देखी, ठीक है। और उसके बाद हमने जॉइंट्स देखे कि वो कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं बनी हुई, कोई गटरिंग तो नहीं हुई हुई है, कोई अल्नर डिविएशन तो नहीं हुई हुई, पल्स देखी, बाउंडिंग तो नहीं है, फ्लैपिंग ट्रेमर, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये आपने चेक करने हैं। दोनों हाथ ऐसे करें, कोनियां सीधी रखें, ऐ फैला लो उंगलियों, इस तरह नहीं, ठीक है। तो ये आपने फ्लैपिंग ट्रेमर जो है वो चेक करने हैं, और बाउंडिंग पल्स आपने चेक की। उसके बाद अब ऊपर गए, यहाँ एक्सिलरी हेयर आपने देख लिए, चेस्ट देख ली, गायनेकोमेसिया देख लिया, ये 45 डिग्री पर होना चाहिए। यहाँ जेबीपी देखनी है, ऊपर गए, एनीमिया, जॉन्डिस, हॉर्नर सिंड्रोम ये देखा आपने, थायराइड देखा, लिम्फ नोड्स देखे, सर्वाइकल, एक्सिलरी, पिटिंग एडीमा, प्रीकॉर्डियम, एसाइटिस। This completes your sleep. Anything which you want to add? Close. Come, one.